नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मनीष जी। सर, उत्तर प्रदेश में तो भगदड़ मचा हुआ है और पूरा टीवी चैनल ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि रोज मंत्री गायब हो रहे हैं। 3 दिन से लगातार 3 मंत्री ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और लगभग एक ही स्क्रिप्ट पेश किया गया। आज जिस ढंग से स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोक रहे थे कि हम बर्बाद कर देंगे, 2022 में हम अ, सरकार हम सपा की आने वाली है, यही स्वामी प्रसाद मौर्य 3 दिन पहले, उनका 4 दिन पहले का जो एक इंटरव्यू है, उसमें अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं कि वो अब कृष्ण भक्त बनने चले हैं, उन्हें सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। ये जो भगदड़ है, इस भगदड़ का कुछ असर आप देख रहे हैं क्या सर? मनीष जी, ये भगदड़, हर अब तो ये स्थिति आ गई है, राजनीति का स्तर वो हो गया है कि हर चुनाव के बाद भगदड़ होती ही होती है और किसी भी प्रदेश में होती है। बंगाल में आपने देखी है, कोई ताजा वो उदाहरण है। 2017 का चुनाव याद करिए, तब भी भगदड़ हुई थी, तब भाजपा की तरफ भाग रहे थे लोग, कुछ इधर सपा की तरफ तब भी लोग भागे थे, कांग्रेस से भागे थे, भाजपा के भी कुछ लोग गए थे। तो ये भगदड़ बड़ा रूटीन फिनोमिना है और ये होता होता है। इस भगदड़ का महत्व इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि न्यूज चैनलों ने पूरी जान लड़ा दी है कि ये जो है मिट्टी के शेर को उसकी दहाड़ सुनाना चाहते हैं ये। और वो उस न्यूज चैनलों की खुराक पाके स्वामी प्रसाद मौर्य भी बिल्कुल बेलगाम हो गया, जिसे कहना चाहिए। वो भूल रहा है कि मतलब मेरा अतीत जो है बड़ा पुराना नहीं है। मनीष जी, इस पूरी भगदड़ का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा नायक, महानायक अगर कोई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य है। वही जो जो दो तो भाग के गए, दारा सिंह और वो सैनी, वो भी इसी के कंधे पे बैठे हुए हैं कि जहां स्वामी जी कहेंगे वहां जाएंगे। और न्यूज चैनल ऐसा बता रहे हैं, तो अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि तबाह कर दूंगा और मैं जहां जाता हूं वहां सरकार बन जाती है, फलाना पक्कड़। तो मनीष जी, पहले पहले तो इसका इतिहास समझिए। 2007 की बसपा लहर में, गजब की बसपा लहर थी वो, और उस लहर में खुद चुनाव हार गया अपने अपने घर से। तब उसको डलमऊ की सीट कहा जाता था, अब वो ऊंचाहार कहलाती है। वो डलमऊ की सीट थी, खुद हार गया चुनाव। उसके बाद आया 2007 बाद आया 2012 का चुनाव। इसका लड़ा, लड़के को इसने लड़ाया, लड़का हार गया इसका चुनाव। फिर उसके बाद जब ये भाजपा में आ गया, जब बता रहा कि भाजपा मेरी वजह से भाजपा की सरकार बन गई, मतलब 335 का सेहरा ही अपने सर पे खुद बांधे ले रहा है। और स्थिति ये है कि उस लहर में इसका लड़का खुद चुनाव हार गया, इसके घर में चुनाव हार गया। तो आप समझ लीजिए इसका कितना जनाधार खुद इसके अपने घर में है। और सबसे जो हास्यास्पद बात है मनीष जी, वो गजब की है। 2012 में जब इसका लड़का बसपा से लड़ा था, मतलब मैं इसका बिल्कुल टेक्निकल बता रहा हूं, जो चीजें की बड़ी वो हो जाएगी। जब इसका लड़का बसपा से लड़ा था 2012 में उसी ऊंचाहार सीट से, तो उसको 59,348 वोट मिले थे। और जब 2017 में बस भाजपा लहर में इसका लड़का लड़ा भाजपा से, तो उसको मिले 57,159, यानी 2,25,000 वोट कम हो गए। तो वोट इसका था या बसपा का था? अगर अगर इसका बड़ा गजब का था तो 59, कम से कम उतने वोट तो पाता जितने 2012 में पाया था। बिल्कुल ये सही अपने बात। इसके लड़के के वोट कम हो गए, घट बढ़ने के बजाय। पिछली 2012 में जब बसपा से लड़ा तो 59,000 पाया था, जब भाजपा से लड़ा तो 57,000 पाया। तो ये तो इसकी ये एकदम व्यक्तिगत असलियत है जिसमें ये मुंह नहीं चुरा सकता। मैं बता रहा हूँ, ये पूरा लुटियन मीडिया का, वही आपका नाम बड़ा पसंद आया, वो खैराती मीडिया का, कि वो एक जिहाद की तरह चल रही है। वो जिहाद की तरह योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गई। वो किसी को भी कुछ भी बता रही है, सफेद झूठ बोल रही है। अब आ जाइए इसके, ये जो बता रहा कि मैं जहां जाता हूं वहां सरकार बन जाती है। मनीष जी, 2012 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब ये बसपा के वोट आए थे, बसपा को वोट मिले थे 1,96,00,000, 1,96,00,000। और जब 2014 का लोकसभा का चुनाव आया, तो ये तो बसपा में था, उस समय बसपा का मेन आदमी था ये, नेता विपक्ष था नेता विधानसभा के विपक्ष। अंदर। लोकसभा में सीटें वोट घट गए। वोट मिले 1,59,00,000, यानी 1,96,00,000 से 1,59,00,000 आ गई। ये बसपा में ही था और एक तरह से मायावती के बाद लीड कर रहा था। तो इसके रहते हुए
बसपा का समझिए कितना वोट घटा, 96, 46, 36, 37 लाख वोट कम हो गया बसपा का। ये बता रहा कि मैं बसपा के बनाने वालूम था। उसके बाद आइए जब 2017 का चुनाव आया, उस समय हाँ ये आ गया 2017 में, बसपा छोड़ के आ गया ये मनीष जी। हम्म। और जब ये बसपा छोड़ के आया तो जो बसपा को 2014 में 1 करोड़ 59 लाख वोट मिले थे, इसके छोड़ के आने के बाद उस बसपा के वोट बढ़े 33 लाख। उसको उसको 2017 में मिले 1 करोड़ 92 लाख, इसके छोड़ के भाग के आने के बाद। तो अब ये समझ लीजिए इसका कितना जनाधार और कितना इसने भाजपा को जिताया, कितना अभी बता रहा हूँ भाजपा में कितना इसने असर डाला। बसपा से तो जब ये छोड़ के भाग के आया तो बसपा के वोट बढ़ गए, 33 लाख वोट बसपा को ज्यादा मिले इसके भाग के आने के बाद। अब आ जाइए बसपा भाजपा का इसने कितना लाभ किया। 2014 में मनीष जी जब ये भाजपा में नहीं था लोकसभा के चुनाव, तब भाजपा को मिले थे 3 करोड़ 43 लाख वोट, 3 करोड़ 43 लाख। 45 लाख। और उसके बाद ये 2016 में भाग पूरी फौज लेके दारा सिंह और फलाने डिमाके जितने आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन सबको लेके करीब ये दर्जन भर लोगों को लेके भाजपा में गया था। और जब ये भाजपा में गया तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बस भाजपा को वोट मिले 3 करोड़ 44 लाख, यानी 1 लाख वोट बढ़ा। बढ़ा। एक 1 लाख मतलब ये पूरे जो पूरी बारात लेके शामिल हुआ है आज ये सपा में, ये पूरी बारात जब शामिल हो गई थी तो 1 लाख वोट बढ़ा था। और भाजपा का इसने 1 लाख वोट बढ़ाया था। और बस इसके भाग के आने, इसके और इसके साथियों के भाग के आने के बाद बसपा का वोट 33 लाख बढ़ा था। तो ये कितना प्रभावशाली और कितना इसका जनाधार है और कितना इसका प्रभाव है अपने अपने वोटर पे, या जो तथाकथित पिछड़े और दलित उन सबकी बातें कर रहा, ठेका ले रहा है। तो ये बताता है कि ये बिल्कुल शून्य, ये आदमी अपनी अपनी सीट के लिए तरसेगा मनीष जी, अपनी सीट के लिए। और ये बड़ा नेता जो देखिए बसपा के अंदर एक बात समझ लीजिए, आपके दर्शकों को भी बता दूं बहुत अच्छे समझ लीजिए कि बसपा में बड़ा नेता कोई होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बसपा अपने यहाँ बड़ा नेता तो कोई, लेकिन बसपा अपने यहाँ नेता बनाती है, वो इतने बनाती जितने दिन वो बसपा में रहे। एक दूसरा उदाहरण घूम रहा है, और ये क्योंकि मीडिया ने इसको टारगेट कर लिया तो इसको टान रही है। एक नसीमुद्दीन हुआ करते थे, चौदह बिल्कुल चौदह याद है। पंद्रह 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 विभागों के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और हम्म। मनीष जी कहने की बात है, मैंने लखनऊ में बड़े करीब से देखा है, बसपा के अंदर रहते हुए जो हैसियत नसीमुद्दीन और एक बाबू सिंह कुशवाहा, इन दो की जो होती थी, उनकी हैसियत के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ठहरता नहीं था। ठहरता नहीं उनका था। उनका जलवा चलता था। मतलब वास्तव में मायावती के बाद देखिए सतीश मिश्रा तो एक अलग मामला हो गया, सतीश मिश्रा बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इस तरह के एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। लेकिन जो ये एक्टिव पॉलिटिक चुनाव लड़ना लड़ाना इसमें जो थे, तो मायावती के बाद नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मैं अपना अनुभव बता दूं कि इसकी हैसियत क्या थी। मनीष जी जी जी। 2005 में मुलायम सिंह की सरकार थी, और एक प्रकरण हम्म। ऐसा आ गया था, उस पर मुझे कुछ इंटरव्यू करना था। उस समय ये बसपा में शायद अपोजिशन लीडर था या अध्यक्ष था, कुछ था। मैं इसका घर गया गोमती नगर। मैंने कहा स्वामी जी आपकी एक इंटरव्यू लेना है, टिप्पणी चाहिए मुलायम मुलायम सरकार पे। अब आप बताइए विपक्ष का नेता सरकार के विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी करनी हो तो सहर्ष दे देगा वो, सहर्ष। मनीष जी इस आदमी ने हाथ जोड़ के कहा था, कह भैया आप रिकॉर्ड बात कर लो, और जब तक ऊपर से नहीं आता आदेश तब तक हम लोग प्रेस में स्टेटमेंट दे नहीं सकते। यानी जब तक बहन जी नहीं कहेंगी तब तक हमको इसने नहीं दिया था इंटरव्यू। ये इसकी हैसियत बसपा के अंदर थी। तो ये कितना बड़ा नेता था वो। मीडिया ने तान दिया, मीडिया को एक बिजूका खड़ा करना किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को गिराना है, कि मतलब किसी तरह ये माहौल बनाओ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, ये इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी मेरे ख्याल से आज रात में तो नहीं, कल ही आएगी भाजपा अपनी लिस्ट कल जारी करेगी, और उस लिस्ट के जारी होने के बाद खेल बिल्कुल साफ हो जाएगा क्या है। और योगी बाबा फिर एक ही, मैंने कह रहा हूं कि केवल भाजपा के खिलाफ एक ही तथ्य है जो खिलाफ उसके जा सकता है, और उसमें उनको अपना संगठन सक्रिय करना पड़ेगा, कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो, वोटिंग परसेंटेज अगर गिरा तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, जो कि क्योंकि रैली ना होने की वजह से
क्या माहौल बनता है, कोरोना बढ़ रहा है तो कैसे होगा, ये है। उसके अलावा फिलहाल जमीनी सच्चाई है कि ये लोग कहीं टिक नहीं रहे हैं। बाबा बहुत कंफर्टेबल जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मगर सर बड़ा चालाकी से ये लुटियन दलालों की जो टोली है, खैराती और खलियर खैरातियों की टीम, खलियर खैराती तो पूरी तरह से ये सनसनीबाज और साफ सुंदरबाज तो अपने कैमरा मैन लेकर के उतर चुका हुआ है मैदान में। और स्टोरी का जो वो चेंज किया जा रहा है, जो डाइवर्ट किया जा रहा है, वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामविलास पासवान है। सर इस पर टिप्पणी, रामविलास पासवान से इसकी तुलना कि एक चीज ये कह रखे हम बसपा से आए तो बसपा को बर्बाद कर दिए, जबकि बसपा उस समय सत्ता में भी नहीं थी। 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए, तब तो बसपा सत्ता में भी नहीं थी। उसके पीछे का वेतातीत कुछ नहीं है, लेकिन कैसे परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, कैसे षड्यंत्र किया जाता है, थोड़ा सा इसे ब्रीफली आप समझाएं। वैसे उसको आपने बहुत हद तक बता दिया है, लेकिन इस एंगल से भी मुझे लगता है व्यूअर्स को समझना जरूरी है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो अति हिंदूवादी हैं, जिन्हें लगता है कि अरे मोदी ने किया क्या, हमने 350 सीट दिया, ये अति हिंदूवादी जब वोट करने के लिए निष्क्रिय होंगे, क्योंकि वो अखिलेश को तो देंगे नहीं, मायावती को तो देंगे नहीं, असल डैमेज ये करेंगे। तो ऐसे में ये जो खेल है कि आप इसका पासवान साबित करना, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं सर? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं एक बार इसका इसका 10-15 साल का उठा के ढूंढ लें, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए रामविलास पासवान अद्भुत, वास्तव में मौसम विज्ञानी तो वह व्यक्ति था। नवासी नवासी में वीपी सिंह सरकार में मंत्री बनने के बाद एक नरसिंहा राव सरकार का ऐसा दौर आया जिसमें वो मंत्री नहीं थे। या 13 दिन की जब अटल जी की सरकार अटल बनी, जी की सरकार थी, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। 13 दिन की सरकार थी, उसका तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो आदमी मोर्चा सरकार में मंत्री रहा, फिर अटल जी की सरकार में मंत्री रहा, फिर यूपीए की सरकार में मंत्री रहा। यूपीए 2 की सरकार में चुनाव चूंकि वो हार गया था तो राज्यसभा उसको पहुंचा वो, तो सिक्का तो उस आदमी का लगे चले ही चले। फिर 2014 में मोदी सरकार में मंत्री रहा, 2019 की मोदी सरकार में मंत्री रहा। तो वो आदमी वास्तव में मौसम भांप लेता था। इसकी स्थिति ये है, अरे ये आदमी मनीष जी बहुत स्तरहीन राजनीति के जिसे कहना चाहिए। ये आदमी 2002 में नहीं भाप पाया कि मायावती सत्ता में नहीं आ रही हैं। वो तो बाद में भाजपा ने समर्थन दे दिया तो सरकार, अन्यथा ये नंबर 3 पे आप पहुंच गई थी। उसके बाद आ जाइए 2007 में तो सरकार खैर बनी। 2012 में ये नहीं भाप पाया कि बसपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। 2014 में ये नहीं भाप पाया कि बसपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये काहे का मौसम विज्ञानी, ये तो असल में 2016 मनीष जी लोग भूल जाते हैं जब नसीमुद्दीन भागे थे। नसीमुद्दीन जब भागे थे तो अगर नसीमुद्दीन ने एक, अगर ध्यान हो आप लोगों की, एक ऑडियो रिलीज की थी। उस ऑडियो रिलीज में मायावती नसीमुद्दीन पे बार बार एक बात के लिए जोर डाल रही है कि ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। और नसीमुद्दीन कह नहीं नहीं ऑफिस नहीं आएंगे। नसीमुद्दीन कह रहा मैं भिजवा दूंगा, सब कर दूंगा। नसीमुद्दीन ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं नहीं हो हुआ। रहा है। वो पुरानी ऑडियो है, मतलब छोड़ने से पहले की। और वो नसीमुद्दीन ने कभी नहीं बताया कि मैं ऑफिस क्यों नहीं जाना चाहता था। और मायावती तो खैर बात ही नहीं करती। वही स्थिति इसकी थी। वो एक चंदे का बड़ा इनके यहाँ चलता है सिस्टम, रसीदों वाला। तो इसको भी खदेड़ा जाना था, इसको भी ऑफिस बुलाया जाना था। और ऑफिस बुला के जिस तरह से विधि विधान के साथ हिसाब किताब कंबल होता है वो कंबल उड़ाया जाना था उसके बाद। वहाँ वो इसको, हाँ कंबल, वहाँ कंबल उड़ा के वो ठीक से हिसाब होता है। और इसको क्योंकि वो जो चंदे की रसीदों का मामला था इसीलिए वो नसीमुद्दीन बुलाए जा रहे थे। तो ये उससे पहले भाग खड़ा हुआ, इसको मालूम था कि अब जो है खैर नहीं है हमारी। तो इसने वो चांस ही ले लिया, जो आगे भाजपा में शामिल हो गया। तो इसको 2016 में अगर ये भाजपा में ना आया होता तो भी इसको मायावती भगाने वाली थी। तो मैंने बता तो दिया कि किस तरह से वोट घटा और इसके जाने से कितना बढ़ा। तो इसका कोई जनाधार नहीं। और मनीष जी आपको बता दें, एक 2 मिनट लगेंगे, लोगों की समझ में आ जाएगा। सन 93 में जब बसपा उभरी सपा के साथ गठबंधन से, और उसके बाद जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो गेस्ट हाउस कांड जब हुआ तो वो तो मायावती के साथ जो हुआ वो तो दुनिया जानती है। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने बसपा को तोड़ दिया था। और मुझे सही संख्या याद नहीं आ रहा, लेकिन 15-16 विधायक उसने बसपा के तोड़ लिए थे, सब मुलायम सिंह यादव ने। और उसमें कम बड़े बड़े दिग्गज थे। राज बहादुर ऐसा आदमी जिसको समझिए, उस आदमी की हैसियत थी कि वो मायावती को माया कह के बुलाता था। वो काशी राम के साथ संस्थापक लोगों में था बसपा के।
तो राज बहादुर सपा के साथ चले गए, और करीब 14-15, हाँ 15-16 लोग ऐसे ही थे, संख्या मुझे ठीक से, वो टूट के भाग गए। उसके बाद ये तो आया 95 में बसपा में, तब इसको टिकट मिला था। और जब 96-97 में जब दोबारा सरकार बनी भाजपा के गठबंधन करके मायावती की, तो 6 महीने बाद, वो तो 6-6 महीने का समझौता था, तो वो जब मायावती समझौते से मुकरी, तो दोबारा कल्याण सिंह ने तोड़ दी बसपा। जब कल्याण सिंह ने बसपा तोड़ी तो फिर 22 लोग भाग गए बसपा छोड़ के, उसमें बड़े हम्म, बड़े नाम थे। तो जो बसपा के बड़े नेताओं की कतार थी, वो इन दो टूटन में कम से कम 25 नेता जो टॉप रैंकिंग थे, वो इन दो हम्म, टूटन में बसपा छोड़ के जा चुके थे। तो हम्म, तब इसका नंबर लगा, क्योंकि वहां कोई बचे ही नहीं था, जितने तो नामी गिरामी सब भाग गए थे। तब आके ये नेता बनाया गया है बसपा के अंदर। तो ये कितना बड़ा नेता है, आप इससे समझ लीजिए कि ये